एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिल रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी हेरिडिटी के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट के बारे में, क्योंकि एक संयुक्त उपविषय है जिसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को हम पढ़ते हैं कि इन दोनों का अध्ययन अध्यापन पर और बच्चे के विकास और अधिगम पर किस तरह से ये चीजें प्रभावित करती है। तो हम प्रारंभ करते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरे जो वीडियो हैं वो पसंद आ रहे हैं। और अगर आपको ये पसंद पसंद आ रहे हैं तो आप इन इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका किया गया सब्सक्राइब बटन पर एक क्लिक मुझे ज्यादा ऊर्जा और ज्यादा हिम्मत देगा कि मैं आपके लिए कुछ नए वीडियोस और लेकर आ सकूं। प्रारंभ करते हैं। पर्यावरण है क्या? पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि है जो हमारे इर्द गिर्द है, और आवरण है जिसने उसने हमें ढक रखा है। इसका मतलब है सब ओर से घेरे हुए। यह मनुष्य को सभी ओर से आवृत किए हुए है और उसके जीवन एवं क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। आपके जीवन को प्रभावित करता है और आप जो कार्य करते हैं उनको भी प्रभावित करता है। दूसरे शब्दों में वातावरण या पर्यावरण में वे समस्त तत्व, वस्तुएं, स्थितियां और दशाएं सम्मिलित की जाती हैं जिनका प्रभाव मानव के संपूर्ण जीवन पर सतत पड़ता है। जैसे अभी हम उत्तर भारत के अंदर बहुत ही कठोर सर्दी से गुजर रहे थे। अब वसंत का मौसम आ गया है, कुछ समय बाद ये चिलचिलाती हुई गर्मी हमारे ऊपर देख हमें झेलनी पड़ेगी। तो ये जो चीजें हैं उन्होंने हमारे पहनावे में, हमारे खान पान में, हमारे कार्य क्षमता को प्रभावित किया। तो वो सारी जो चीजें हैं वातावरण के नाम से जानी जाती हैं, और ये दो चीजें इन्होंने ऐड करी हैं कि एक तो सतत रूप से आपके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। कुछ डेफिनेशंस यहाँ मैंने लिखी हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। पहला है, एनास्टासी के अनुसार 1958 में, वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। जीन्स हमें हेरिडिटी से, माता पिता से, हमारे पूर्वजों से हमें मिले हैं। उनको छोड़कर जो कुछ चीजें हैं वो सारी वातावरण है। एनास्टेसी ने ऐसा कहा, द एनवायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल एक्सेप्ट जीन्स। जीन्स को छोड़कर जो जो चीजें प्रभावित करती हैं वो सारी वातावरण है। वुडवर्थ ने इसको डिफाइन किया, वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया। जब से आपका कॉन्सेप्शन हुआ माँ के गर्भ में किसी भी व्यक्ति का, तब से वो चीजें प्रारंभ होती। एनवायरमेंट कवर्स ऑल द आउटसाइड फैक्टर्स दैट हैव एक्टेड ऑन द इंडिविजुअल सिंस ही बिगन लाइफ। और वो तक कब तक चलती रहती है? जब तक हम मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाते, जब तक हमारा जीवन समाप्त नहीं हो जाता। रॉस के अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। एनवायरमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंसेस अस। एक्सटर्नल है, बाहर से आ रही है। जिस्टबर्ग के शब्दों में, जिस्टबर्ग ने इसको डिफाइन किया, वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है। एनवायरमेंट इज एनीथिंग इमीडिएटली सराउंडिंग। पहला हमने पढ़ा कि आवरण है और एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सर्टिंग डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन इट। आवरण तो है ही, परंतु वो लगातार निरंतर क्या कर रही है? प्रभावित कर रही है। आगे बढ़ते हैं। इन परिभाषाओं से हम किस निचोड़ पर पहुंचते हैं? पहला, वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करने वाला तत्व है, वो प्रभावित करता है। दूसरा, इसमें बाह्य तत्व आते, जो आपको अपनी हेरिडिटी माता पिता से मिले वो वाली चीजें नहीं, बाहर से कुछ चीजें हैं जो आपको प्रभावित कर रहे हैं। तीसरा, वातावरण किसी एक तत्व का नहीं है अपितु एक समूह तत्व का नाम है। कोई एक चीज वातावरण नहीं है, बहुत सारी चीजों से मिलकर वातावरण बनता है। वो क्या है वो आगे हम प्रकार में पढ़ेंगे। इसमें प्रत्येक वह वस्तु आती है जो व्यक्ति के विकास के लिए वांछित तत्व प्रदान करती है। या सिर्फ वांछित ना कहूं तो मैं, वांछित और अवांछित दोनों चीजें होती हैं। कई बार हम वातावरण से कुछ बुरी चीजें सीख लेते हैं, कई बार वातावरण से हम कुछ अच्छी चीजें सीख लेते हैं। विकास की अगर बात करें सकारात्मकता की तरफ, तो वांछित शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। अंत में इन्होंने लिखा है, इस प्रकार वातावरण उन सभी उद्दीपकों को कहते हैं जो बालक पर गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत प्रभाव डालते हैं। उद्दीपक हैं, कुछ स्टिमुलस हैं जो क्या कर रहे हैं? स्टिमुलेट कर रहे हैं। किस चीज के लिए? डेवलपमेंट के लिए, किसी एक दिशा में। जो मैंने अभी कहा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो वो स्टिमुलेट कर रहे हैं और डेवलपमेंट हो रहा है। अब वातावरण के प्रकार क्या है उसके बारे में बात करते हैं। दो तरह के वातावरण है, एक आंतरिक वातावरण है और दूसरा है बाह्य वातावरण, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। आंतरिक वातावरण का तात्पर्य जन्म से पूर्व माता के गर्भाशय के चारों ओर की परिस्थितियों से है। जैसा कहा जाता है कि
गर्भवती जो महिला है, युवती है, उसको क्या करना है, अच्छा वातावरण देना है, उसको तनाव में नहीं लाना है, उसको अच्छा खाना देना है। वो क्यों? ताकि उसके गर्भ में पल रहे जो बालक या बालिका है, उसको अच्छा आंतरिक वातावरण मिल सके। उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनवायरनमेंट। इस वातावरण को अंतरकोशीय वातावरण भी कहते हैं। इस वातावरण से जीन्स प्रभावित होकर विशेष गुणों को प्रभावित करते हैं। डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है गर्भाशय के दौरान, और उसके बाद वो ज्यादा बेहतर जीवन आगे जी सकते हैं जब जन्म होता है। दूसरा है बाह्य वातावरण, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बाह्य वातावरण के अंतर्गत वह सभी परिस्थितियां आती हैं जो सामूहिक या मिश्रित रूप से प्राणी को प्रभावित करती हैं। ये परिस्थितियां मानव को चारों ओर से घेरे रहती हैं और उस पर विपरीत या अनुकूल दिशा में निरंतर अपना प्रभाव डालती रहती है। वो विपरीत भी हो सकता है और अनुकूल भी हो सकता है। इसको दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है भौतिक वातावरण। इसके अंतर्गत वह सभी प्राकृतिक वस्तुएं आ जाती हैं जो व्यक्ति को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं, जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, जलवायु, वृक्ष आदि। मतलब जो प्रकृति ने बनाया है, वो वाला वातावरण। उसके बाद है सामाजिक वातावरण। इसके अंतर्गत मानवकृत वस्तुएं आ जाती हैं, जिसके अंतर्गत रिवाज, प्रथाएं, रूढ़ियां, रहन सहन के ढंग आती, जो मानव निर्मित है। और ये दोनों वातावरण भी प्रभावित करते हैं। तो दो प्रकार हैं, आंतरिक बाह्य। बाह्य के आगे दो हिस्से हैं, भौतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण। आगे बढ़ते हैं, बालक पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत सारी ऐसे अनुसंधान हुए, मनोवैज्ञानिकों ने किया विज्ञान के क्षेत्र के अंदर, और विशेष तौर पर पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने किया। उन्होंने बताया कि भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है बच्चे के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर। तो हम कुछ यहाँ पर बात करते हैं। पहला है शारीरिक अंतर में प्रभाव। फ्रेंच बोन्स एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने बताया विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। कद का लंबा होना, मोटापा, पतला, रंग का काला गोरा होना। एक उदाहरण मैं देता हूं, बहुत ज्यादा सर्दी वाले इलाकों के अंदर जो लोग होते हैं, उनके नासिका के आकार में, नाक के आकार में अंतर देखने को मिलता है। गर्म क्षेत्र में रहने वाले लोगों के नाक जो है वो मोटे होंगे, उनका जो नाक का छिद्र होगा वो बड़ा होगा। और सर्दी में रहने वाले इलाके के लोगों जो है उनका छिद्र जो है वो बहुत पतला होगा, क्योंकि ठंडी हवा रगड़ खाकर जाए अंदर गर्म होकर हमारे लंग्स तक पहुंचे। इसी तरह गर्म हवा खुलकर जाए, ठंडी हो और फिर लंग्स तक पहुंचे। इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। वातावरण प्रभावित करता है। पहाड़ी इलाकों में जो लोग होते हैं उनकी हाइट कम होती है, परंतु उनके थाइज और पैरों की जो मांसपेशियां हैं वो अलग तरह से देखने को मिलती है, क्योंकि वो उतरने चढ़ने की एक्सरसाइज करते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे शारीरिक अंतर जो है वो देखने को मिलते हैं। अगला है मानसिक विकास पर प्रभाव। गॉर्डन का मत है, गॉर्डन ने भी इसके बारे में कहा है, मानसिक विकास के बारे में, कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। सामाजिक रूप से पिछड़े हुए इलाकों में रहने वाले बालक इस तरह के प्रभाव से ग्रसित देखे जा सकते हैं। अगर सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण अच्छा न मिले, जो डिलिंक्वेंट्स होते हैं, बाल अपराधी हो जाते हैं, उनके अंदर भी ऐसा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनकी गति धीमी हो जाती है, वो एक विशेष दिशा की तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं और वो गलत कार्य करने लगते हैं। व्यक्तित्व पर प्रभाव। कूले ने सिद्ध किया कि कोई भी व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सकता है। अगर हम उसको वातावरण अच्छा दें तो वो महान लोगों की श्रेणी में आ सकता है। जैसे आजकल हम कुछ कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्यों टूट रहे हैं? मेरा मानना है कि हम उनको ऐसा मानते हैं कि उनको सारी सुविधाएं दे दें तो बच्चे अच्छे हो जाएंगे। ये वातावरण का अच्छा होना नहीं है। बच्चे को थोड़ा सा चैलेंजिंग इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, कुछ काम वो कुछ खुद करे, तभी वो ठीक से कर पाएगा। क्योंकि सदैव ना तो उसके साथ उसके भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी रहेंगे। एक समय के बाद उसको अपना जीवन स्वयं जीना है। तो वो जो चीज है वो व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है। अगला है अनाथ बच्चों पर प्रभाव। ऐसे अनुसंधान हुए जो बच्चे अनाथ हो गए, समाज कल्याण केंद्रों में अनाथ और प्रावलंबी बच्चे आते हैं। वुडवर्थ ने अपने अनुसंधानों में पाया कि ये बच्चे समग्र रूप में माता पिता से अच्छे ही सिद्ध होते हैं। जब उनके माता पिता के जीवन का अध्ययन किया गया और उन बच्चों के अध्ययन किया गया, तो उनके ऊपर भी वातावरण के अंदर किस तरह के प्रभाव आए वो सकारात्मकता की तरफ गए। जुड़वा बच्चों पर प्रभाव। दो बच्चे जुड़वा पैदा हुए, एक को अच्छे वातावरण में रखा गया, एक को पिछड़े हुए वातावरण में रखा गया। तो स्टीफेंसन ने बताया कि पर्यावरण का बुद्धि पर साधारण प्रभाव होता है और उपलब्धि पर विशेष प्रभाव होता है। बुद्धि लब्धि में कोई अंतर देखने को नहीं मिला आईक्यू लेवल में, परंतु उनकी जो उपलब्धि थी
अचीवमेंट का जो लेवल था वो एक बच्चे में जो पिछड़े वातावरण में था उसका कम हो गया, और जो अच्छे वातावरण में था उसका बहुत बढ़ गया। बालक पर बहुमुखी प्रभाव। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। इसकी पुष्टि एवरोन के जंगली बालक के उदाहरण से भी होती है। हम जंगल बुक में मोगली नाम के एक पात्र को देखते हैं, वो वही चीज है। स्टीफेंसन ने कहा कि एक बच्चा जितने अधिक समय तक उत्तम वातावरण में रहेगा, पर्यावरण में रहता है, वह उतना ही अधिक इस पर्यावरण की ओर प्रवृत्त हो जाता है, उस वो उत्तमता की तरफ चल पड़ता है। अगर बालक को हम दूषित वातावरण में रखेंगे, जो सामाजिक, सांस्कृतिक या दूसरी तरह से दूषित है, तो वो जैसे मैंने बताया डिलिंक्वेंसी की तरफ या बाल अपराधीपन की तरफ बढ़ जाएगा। तो वातावरण बहुत अनिवार्य है। अब बात करते हैं वंशानुक्रम वातावरण की सापेक्षिक महत्व क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है शिक्षा के अंदर, और क्या इन दोनों को अलग अलग किया जा सकता है या दोनों ही जरूरी है। उन कुछ बिंदु हैं 5-6, उन पर बात करेंगे। पहला है वंशानुक्रम वातावरण की अपृथकता। इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, नॉन सेपरेबल है, नॉन सेपरेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। किसी भी शिक्षा योजना में वंशानुक्रम और शरीर का संबंध है, उसी प्रकार वंशानुक्रम और वातावरण का भी संबंध है। अतः बालक के सम्यक विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण का संयोग अनिवार्य है। मैकाइवर और पेज ने इसको व्याख्यायित करते हुए कहा है कि जीवन की प्रत्येक घटना दोनों का परिणाम है, किसी एक विशेष की नहीं। इनमें से एक परिणाम के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि दूसरा। कोई न तो कभी हटाया जा सकता है और न कभी पृथक किया जा सकता है, दोनों साथ रहेंगे, वंशानुक्रम और वातावरण, तभी अच्छा विकास देखने को मिल सकता है। सॉरी। वंशानुक्रम और वातावरण का समान महत्व, इक्वल इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हमें साधारणतः यह प्रश्न सुनने को मिलता है, बालक की शिक्षा और विकास में वंशानुक्रम अधिक महत्वपूर्ण है या वातावरण। यह प्रश्न बेतुका है, कोई उत्तर इसका नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह प्रश्न पूछना वैसा ही है जैसे मोटर कार के लिए इंजन अधिक महत्वपूर्ण है या पेट्रोल। अकेला इंजन कुछ नहीं कर सकता, अकेला पेट्रोल कुछ नहीं कर सकता, दोनों का जब सुमेल होगा तभी जो मोटर कार है वो चल पाएगी। इसी तरह से वंशानुक्रम वातावरण का सही सुमेल होगा, दोनों अच्छे होंगे, तभी बालक संपूर्ण विकास कर पाएगा। वुडवर्थ ने लिखा है, यह पूछने का कोई मतलब नहीं निकलता कि व्यक्ति के विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है। दोनों में से प्रत्येक पूर्ण रूप से अनिवार्य है, किसी को भी कम और ज्यादा नहीं आंका जा सकता। वंशानुक्रम व वातावरण की पारस्परिक निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस है। एक जो चीज है वो दूसरे पर, वंशानुक्रम वातावरण पर निर्भर है और वातावरण वंशानुक्रम पर निर्भर है। वंशानुक्रम और वातावरण में पारस्परिक निर्भरता है, ये एक दूसरे सहायक है, सहयोगी है, पूरक है, जो सप्लीमेंट है, एक की कमी को दूसरा पूरा करता है। बालक को जो मूल प्रवृत्तियां वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं उनका विकास वातावरण में होता है। बालक को बीज के रूप में कुछ चीजें मिली अपने माता पिता या अपनी वंश परंपरा से, उसको पेड़ बनने में जो चीजें, फल धारण करने में जो चीजें सहायक होंगी वो वातावरण होगा, वो खाद जिसको हम कहते हैं जैसे पौधे के लिए चाहिए वो चीजें हैं। इसी को डिफाइन करते हुए मॉर्स और विंगो ने कहा है, मानक व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का फल है। जो उन दोनों में इंटरेक्शन होगा उसका जो रिजल्ट आएगा वो बालक की विशेषता है कि वो कैसा बनेगा। तो ठीक वातावरण और ठीक वंशानुक्रम ही अच्छा हो सकता है। अगला, वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव में अंतर करना असंभव है। किसने कितना प्रभावित किया यह जांचना बहुत मुश्किल है, असंभव है, मुश्किल नहीं असंभव है। यह बताना असंभव है कि बालक की शिक्षा और विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का कितना प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम वे सभी बातें आ जाती जो व्यक्ति के जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय उपस्थित थी। इसी प्रकार वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जो व्यक्ति को जन्म के समय से प्रभावित करते हैं। अतः जैसा कि वुडवर्थ ने लिखा है, व्यक्ति के जीवन और विकास पर प्रभाव डालने वाली प्रत्येक बात वंशानुक्रम और वातावरण के क्षेत्र में आ जाती हैं, पर ये बातें इतनी पेचीदा ढंग से संयुक्त रहती हैं कि बहुधा वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभावों में अंतर करना असंभव हो जाता है। आप अंतर नहीं कर सकते कि किसने किस पहलू को कितना प्रभावित किया। अगला है, चाइल्ड इज द क्रिएशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। बालक वंशानुक्रम व वातावरण की उपज है। बालक का विकास इसलिए नहीं होता है कि उसे कुछ बातें वंशानुक्रम से और कुछ वातावरण से प्राप्त होती है। इसी प्रकार यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह अपने वंशानुक्रम वातावरण में से किसकी अधिक उपज है। सत्य यह है
कि वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल न होकर गुणनफल है। वुडवर्थ का कथन है, वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध जोड़ के समान न होकर गुणा के समान अधिक है। अतः व्यक्ति इन दोनों तत्वों का गुणनफल है, योगफल नहीं। दोनों जिस तरह से एक दूसरे के साथ क्रियाएं करेंगे तो वो उतना ज्यादा विकास होगा। सारांश में हम कह सकते हैं कि बालक के विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण का समान महत्व है, उसके निर्माण में दोनों का समान योग है। इनमें से एक की भी अनुपस्थिति में उसका सम्यक विकास असंभव है। गैरेट ने कहा है, इससे अधिक निश्चित बात और कोई नहीं है कि वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे को सहयोग देने वाले प्रभाव हैं और दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य है। दोनों में से कोई भी कम पड़ जाता है तो बालक का जो विकास है वो बाधित हो जाता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी ऑफ एंड एनवायरनमेंट फॉर टीचर। हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम इन चीजों का सीख कर हमारी कक्षा कक्ष में फायदा उठा सकें। तो वंशानुक्रम और जो वातावरण है वो कैसे प्रभावित करते हैं। सबसे पहले लेते हैं वंशानुक्रम से संबंधित कुछ बिंदु। पहला है, वंशानुक्रम के कारण बालक की जन्मजात क्षमताओं में अंतर होता है। शिक्षक इस बात को ध्यान में रखकर कम प्रगति करने वाले बालकों को अधिक प्रगति करने में योग दे सकता है कि फैमिली से उसको कैसा मिले हैं, तो उसके बाद उसको अलग से एफर्ट करवाकर हम उसको डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा सकते हैं, बेटर रिजल्ट्स पा सकते हैं। अगला है, वंशानुक्रम के कारण बालकों में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं और उनके विकास के साथ साथ अधिक स्पष्ट होती जाती है। विभिन्नताएं तो हैं, परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो दिखने लगती। शिक्षक बालकों की इन विभिन्नताओं को अध्ययन करके इनके अनुरूप शिक्षा का आयोजन कर सकता है। जैसे जैसे वो विभिन्नताएं आए, अलग अलग वंशानुक्रम के बच्चे हमारे पास आए हैं, तो हम हमारे कक्षा कक्ष का जो आयोजन है उसके हिसाब से करें, एक तरह से ना पढ़ाएं। बालकों को वंशानुक्रम से कुछ प्रवृत्तियां, टेंडेंसीज प्राप्त होती हैं जो वांछनीय और अवांछनीय दोनों प्रकार की हो सकती हैं। एक बच्चा कक्षा में आकर गाली देने लगता है क्योंकि उसके घर में गालियों का प्रवेश है, वो आमतौर पर गालियां प्रयोग में लाते हैं, तो कक्षा में अगर वो वैसा बोलेगा तो वो गलत हो जाएगा। तो ऐसी कोई प्रवृत्ति वाला बच्चा आता है तो उसको हम अवांछनीय श्रेणी में, प्रवृत्ति का दमन किया जाना चाहिए और उसको सही दिशा देनी चाहिए। और कोई बच्चा है जो अच्छा कार्य कर रहा है और उसने सृजनात्मकता, गायन, लेखन और कुछ और चीजों में अगर अच्छा किया है, परिवार से सीखा है, तो उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये हमें कक्षा के अंदर करना चाहिए। वंशानुक्रम का एक नियम बताता है कि योग्य माता पिता के बच्चे अयोग्य और अयोग्य माता पिता के बच्चे योग्य हो सकते हैं। इस नियम को भली भांति समझने वाला शिक्षक ही बालकों के प्रति उचित प्रकार का व्यवहार कर सकता है। अर्थ क्या है? आप पूर्वाग्रह नहीं बना सकते, इनके परिवार में तो आईएएस हैं, इनके परिवार में तो इतने पढ़े लिखे लोग हैं। वो बच्चा गड़बड़ें कर सकता है, वो शिक्षा में पिछड़ सकता है। और एक बच्चा जो कमजोर सामाजिक परिवेश से आया है, उसके घर में हो सकता है कोई मुजरिम या कोई बुरे परिवेश वाला लोग रहे हो, तो वो अच्छा कर सकता है। ये कहता है कि अध्यापक पूर्वाग्रह ना बनाए। वंशानुक्रम का नियम हमें ये बताता है कि बदलाव हो सकता है। वंशानुक्रम के कारण बालकों में शारीरिक विभिन्नताएं होती हैं। शिक्षक इस ज्ञान से संपन्न होकर उनके शारीरिक विकास में योगदान दे सकता है कि अलग अलग वंश परंपरा के कारण कुछ चीजें, शारीरिक विभिन्नताएं हैं, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है और कैसे अधिकतम विकास की तरफ लेकर जाया जा सकता है, ये अध्यापक को करना चाहिए। बालक और बालिकाओं में लिंगीय भेद वंशानुक्रम के कारण होता है, जिससे विभिन्न विषयों में उनकी योग्यता कम अधिक होती है। कुछ विषय में लड़के अच्छे होते हैं, कुछ में लड़कियां अच्छी होती हैं। इसका उपयोग भी अध्यापक वंशानुक्रम के ज्ञान से कक्षा में कर सकता है और उनको सही विषय चयन की तरफ अग्रसर कर सकता है। वंशानुक्रम के कारण बालकों की सीखने की योग्यता में अंतर होता है। शिक्षक इस ज्ञान से अवगत होकर देर में सीखने वाले बालकों के प्रति सहनशील और जल्दी सीखने वाले बालकों को अधिक कार्य दे सकता है। एक ही कक्षा में हम चिन्हित कर सकते हैं कि ये बच्चा स्लो लर्नर है, इसके लिए मेरे को अलग तरह की शिक्षण विधियां, अलग तरह का मूल्यांकन तकनीक अपनानी पड़ेगी। और एक बच्चा है जो बहुत अच्छा सीखता है, जल्दी सीखता है, तो उसके लिए हमें अलग तरह की मूल्यांकन और शिक्षण विधियां अपनानी पड़ेंगी। वुडवर्थ ने इसको बताया है कि देहाती बालकों की अपेक्षा शहरी बालकों में मानसिक स्तर की श्रेष्ठता आंशिक रूप से वंशानुक्रम के कारण होती है। शिक्षक इस ज्ञान से युक्त होकर अपने शिक्षण को उनके मानसिक स्तरों के अनुरूप बना सकता है। अब बात आती है वातावरण की। वो था वंशानुक्रम। सोरेनसन के अनुसार शिक्षा का उत्तम वातावरण बालकों की बुद्धि और ज्ञान की वृद्धि में प्रशंसनीय योगदान देता है। इस बात की जानकारी रखने वाला शिक्षक अपने छात्रों के लिए उत्तम शैक्षिक वातावरण प्रदान करने की चेष्टा करता है। जैसे सामान्य शब्दों में अगर मैं कहूं
किसी भी घर का, किसी भी विद्यालय का, किसी भी कक्षा कक्ष का अगर वातावरण तनावपूर्ण है, जहां टीचर से बच्चा डरता है, प्रशासन व्यवस्था से बच्चा डरता है, माता पिता से डरता है, तो वो उससे प्रभावित होगा। और दूसरी तरफ कहीं पर ये चीजें अच्छी हैं तो वहां पर उसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। अनुकूल वातावरण में जीवन का विकास होता है और व्यक्ति उत्कर्ष की ओर बढ़ता है। इस बात को समझने वाला शिक्षक अपने छात्रों की रुचियों, प्रवृत्तियों और क्षमताओं के अनुकूल वातावरण प्रदान करके उनको उत्कर्ष की ओर बढ़ने में सहायता दे सकता है। कि हम बच्चों की रुचियां, प्रवृत्तियां और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए कक्षा कक्ष की तैयारियां करें। बालक अपने परिवार, पड़ोस, मोहल्ले और खेल के मैदान में अपना पर्याप्त समय व्यतीत करता है और इससे प्रभावित होता है। ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। शिक्षक इन स्थानों के वातावरण को ध्यान में रखकर ही बालक की उचित पथ प्रदर्शन कर सकता है। जैसे हम कहते नहीं, कौन है तेरा मित्र, नहीं वो तेरी संगति अच्छी नहीं है, वो बहुत अच्छा बच्चा है, उसके साथ रहना चाहिए, वो ऐसा करता है, ये वाली चीजें ये बता रहा है। यूनेस्को के कुछ विशेषज्ञों का कथन है कि वातावरण का बालकों की भावनाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ता है और उससे उनके चरित्र का निर्माण भी होता है। इस कथन में विश्वास करके शिक्षक बालकों के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण कर सकता है जिससे न केवल उनकी भावनाओं भावनाओं का संतुलित विकास हो, वरन उनके चरित्र का भी निर्माण हो। हम ऐसे वातावरण का निर्माण करें, विद्यालय में अभिभावकों को प्रोत्साहित करें, वो घर पर वैसा वातावरण तैयार करें, और मित्र मंडली समूह का भी ध्यान रखा जाए। रुथ बेंडिक्ट के अनुसार व्यक्ति जन्म से ही एक निश्चित सांस्कृतिक वातावरण में रहता है और उसके आदर्श के अनुरूप ही आचरण करता है। इस तथ्य को जानने वाला शिक्षक बालक को अपना सांस्कृतिक विकास करने में योग दे सकता है। मैं बालक को जानता हूं, ये ऐसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आ रहा है, और मैं उसके तरीके से अगर वो चीजें करवा पाऊं तो मैं ज्यादा बेहतर विकास बालक का कर सकता हूं। प्रत्येक समाज का एक विशिष्ट वातावरण होता है। बालक को इसी समाज के वातावरण से अपना अनुकूलन करना पड़ता है। इस बात से भली भांति परिचित होने वाला शिक्षक विद्यालय को लघु समाज का रूप प्रदान करके बालकों को अपने अपने वृत्त समाज के वातावरण से अनुकूलन करने की शिक्षा दे सकता है कि आगे जाकर उसने अपने समाज में कैसे एडजस्ट होना है, कैसे समायोजन करना है। ये चीजें हम वातावरण के प्रभाव से सिखा सकते हैं। कक्षा में वैसा वातावरण दे दें, घर जाकर वो वैसे एडजस्ट हो जाएगा। अगर वैसा वातावरण हम नहीं दे पाते, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि जो कॉन्वेंट टाइप के जो स्कूल हैं, वो वातावरण अलग तरह का, और एक बच्चा जो खेतीहर या बिल्कुल अनपढ़ परिवेश से आ रहा है और वो पढ़ रहा है ऐसे विद्यालय में, तो उसके लिए बड़ी जटिल परिस्थिति हो जाती है। वातावरण बालक के विकास की दिशा निश्चित करता है। वातावरण ही निश्चित करता है कि बालक बड़ा होकर अच्छा या बुरा, चरित्रवान या चरित्रहीन, संयमी या व्यभिचारी, व्यापारी या साहित्यकार, देश प्रेमी या देशद्रोही बनेगा। इस तथ्य पर मनन करने वाला शिक्षक अपने छात्रों के लिए ऐसे वातावरण का सृजन कर सकता है जिससे उनका उचित दिशा में विकास हो सके। तो वातावरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगला है, वातावरण के महत्व को समझने वाला शिक्षक विद्यालय में बालकों के लिए ऐसा वातावरण उपस्थित कर सकता है जिससे उनमें विचारों की उचित अभिव्यक्ति, शिष्ट सामाजिक व्यवहार, कर्तव्यों और अधिकारों का ज्ञान, स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण आदि गुणों का अधिकतम विकास हो। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षक के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ज्ञान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के ज्ञान से संपन्न होकर ही वह अपने छात्रों को वांछित और संतुलित विकास कर सकता है। इसलिए सोरेनसन के अनुसार शिक्षक के लिए मानव विकास पर वंशानुक्रम, वातावरण के सापेक्षिक प्रभाव और पारस्परिक संबंध का ज्ञान विशेष महत्व रखता है। तो दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, एक दूसरे के लिए अनिवार्य हैं, और इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो इसको